हेलो एवरीवन, जय हिंद बच्चों। आज मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आप सबों के लिए लेकर आया हूं। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हम सीरीज चला रहे हैं, वो पार्ट 3 है बच्चों। अगर आप जेक और सीबीएसई बच्चे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्केलर और या वेक्टर क्वांटिटी, गिव इट्स एसआई यूनिट। तो बच्चों क्या बोल रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कि आप लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है और ई बराबर लिखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ई एक वेक्टर होगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, क्यू स्केलर मान के चलते हैं, यहाँ पे स्केलर है इसलिए ई क्या होगा, फोर्स वेक्टर है इसलिए ई भी वेक्टर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों? शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इसी में बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों कि बताइए इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो बच्चों एसआई यूनिट ऑफ ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और कूलम चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो हम बच्चों लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। समझ रहे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है वो पूछा जा रहा है क्या है। तो देखिए, डज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंसेस या फोर्स ड्यू टू द फील्ड इट प्रोड्यूसेस इटसेल्फ। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों, आप ध्यान से इसको देखिए और पढ़िए। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्वयं खुद ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब एक चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू द फील्ड इट प्रोड्यूसेस इटसेल्फ। मतलब अगर कोई चार्ज है और वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई चार्ज है Q और वो स्वयं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और अपना ही फील्ड के वजह से क्या वो फोर्स का अनुभव करेगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, क्या मैं जो हूं स्वयं फोर्स लगा सकता हूं अपने में, मतलब मैं खुद को अपने में हम मार सकते हैं। अगर हम अपना एक हाथ से अपने चेहरे पे मारता हूं तो ऐसा हम लोग नहीं करें, खुद भी फोर्स हम लोग स्वयं नहीं लगाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, तो स्वयं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कोई भी चार्ज जो है स्वयं फोर्स नहीं लगाएगा, फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करेगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, कोई भी फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा जो स्वयं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि बच्चों अगर कोई क्यू चार्ज हम लोग लेते हैं, एक क्यू चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस हुआ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ ई, वो ये चार्ज फोर्स का अनुभव इस फील्ड के वजह से नहीं करेगा। क्या किसके वजह से करता है, कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे लाएंगे, टेस्ट चार्ज, वो फोर्स का अनुभव करेगा इस फील्ड के वजह से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, नो, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है डज नॉट एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ये प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव।
बोला जा रहा है कि एक प्रोटॉन है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे along the positive x axis, in which direction will it tend to move? वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस बोला जा रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में अप्लाई हो रहा है मान लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई हो रहा है और एक चार्ज है प्रोटॉन जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रोटॉन, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो फोर्स का एक्सपीरियंस कैसा करेगा, किधर करेगा? तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो जिधर फील्ड होता है, फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। बच्चों हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसका डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज पे जो फोर्स का एक्सपीरियंस होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है फोर्स का बच्चों Q इंटू ई। ई कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई के डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बच्चों। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the direction of electric dipole moment vector of an electric dipole? तो क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल एक बनाता हूँ। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे है, एक है ये, मान लेते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पे बी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? वैसे सिस्टम जिसमें दो चार्जेस होता है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू, और दोनों के बीच का कुछ ना कुछ सेपरेशन है मान लेते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक हम लोग यहाँ पे चार्ज लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है, मतलब चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो लेते हैं हम लोग, आर मान लेते हैं, तो यहाँ पे आर। तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ये इसका प्रोडक्ट जो होता है वो पी वेक्टर कहलाता है बच्चों। तो पी वेक्टर जो होता है इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेते हैं? इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब इट P vector act along माइनस क्यू टू प्लस क्यू बच्चों। इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू लेंगे हम लोग बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में है, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है उसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों। तो एसआई यूनिट क्या होगा आप देख रहे हो, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, पी का यूनिट पूछा जा रहा है मतलब मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट बताना है बच्चों, यूनिट ऑफ पी वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हो जाएगा कूलम और डिस्टेंस का होता है मीटर, तो कूलम इंटू मीटर हो जाएगा बच्चों। बहुत बच्चों लोग क्या करते हैं बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, मीटर को पहले लिख देते हैं और कूलम को बाद में लिख देते हैं। अगर ऐसा आप इस वेक्टर के लिए यूनिट देते हैं तो ये गलत है। कभी भी यूनिट से पहले जो लगाया जाता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, और वो प्रीफिक्स यहाँ पे एम कहलाएगा मिली कूलम। दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे, एम सी अगर लिख देते हैं स्मॉल एम और सी तो ये है मिली कूलम, और ये इसका यूनिट नहीं कहलाएगा, ये चार्ज का यूनिट कहलाएगा। इसलिए बच्चों ये ऐसा नहीं लिखेंगे, हमेशा जब भी पी वेक्टर लिखेंगे तो कूलम इंटू मीटर लिखेंगे, है ना। तो ये बात आप समझेंगे, पी वेक्टर का यूनिट होता है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझते जाए। कोई अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं बच्चों।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप देखिए। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन अगर लेते हैं, एक्सियल लाइन में अगर किसी एक पॉइंट लेंगे तो वहां पे डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बच्चों एक्सियल लाइन के लिए आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक्सियल लाइन क्या है, मतलब जो एक्सिस बनेगा डाइपोल एक्सिस, उस एक्सिस में एक पॉइंट ले लीजिए और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों। तो देखो कैसे, जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग बनाते हैं माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, और ये लाइन हम लोग मिलाते हैं तो ये बन गया क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका एक्सिस कैसे खींचेंगे, यहाँ से ये लाइन पे अलोंग, उसके अलोंग एक्सटेंड कर दें लाइन, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस, और इसी लाइन को कहते हैं एक्सियल लाइन। अगर यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट पे हम लोग रखते हैं, पी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसमें, इस पी पॉइंट पे, तो ध्यान रखेंगे एक्सियल लाइन में ऑलवेज जो होगा, हमेशा जो होगा डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो -2 + q, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के तरफ डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्सियल लाइन पॉइंट पे वो इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के तरफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के तरफ टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का अगर एक और बात बोलूं कि इसमें जब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग एक लाइन लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन, जिसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, अगर ब्रॉड ऑन पोजीशन में डायरेक्शन की बात किया जाए तो किधर होता है, तो इसका ब्रॉड ऑन पोजीशन में हमेशा डाइपोल मोमेंट वेक्टर के जस्ट उल्टा -q2 + q, तो इसका डायरेक्शन हमेशा कुछ इधर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किस केस में, ब्रॉड ऑन पोजीशन के केस में बच्चों, ब्रॉड ऑन पोजीशन के केस में वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अपोजिट, मतलब पी वेक्टर के अपोजिट होगा बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब और चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, बोला गया है कि ड्रॉ द लाइन ऑफ फोर्स टू रिप्रेजेंट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना होता है तो हम लोग पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट, जहां पे हम लोग करते हैं पैरेलल लाइन से, ये कैसा फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों वो हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, मतलब एक डाइपोल को यहाँ पे हम लोग जब रख देंगे, यहाँ मान लिया -q, यहाँ पे +q रख देंगे तो नेट फोर्स क्या होगा। तो बच्चों +q अगर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इसमें फोर्स किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, और ये -q चार्ज है तो इसमें फोर्स किधर एक्सपीरियंस होगा, इधर एक्सपीरियंस होगा बच्चों। तो ये दोनों क्या है, दोनों जस्ट अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट। इसका फोर्स का कितना होगा QE और इसका होगा -QE, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा बच्चों QE - QE, तो ये कट जाएगा तो 0 आएगा। तो नेट फोर्स ऑलवेज जो एक्सपीरियंस यहाँ पे करता है जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं वो होता है 0। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है
when is the torque acting on a electric dipole maximum when placed in uniform electric field। बोला जा रहा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को when is torque acting on a electric dipole maximum when placed in uniform electric field, मतलब कब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे कि वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, है ना, P साइन थीटा। जब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है P साइन थीटा। तो P साइन थीटा ये मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए बच्चों तो ये टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो है डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर। क्या होना चाहिए, आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बोला जा रहा है इन विच ओरिएंटेशन ये डाइपोल प्लेस्ड इन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अस्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा बच्चों। तो देखिए इसको गौर से समझिए, हम सारी बातें को इसको समझाते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वेक्टर किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, मतलब माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और इसका भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो दोनों क्या हुआ, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर दोनों क्या है, सेम है। पी वेक्टर एंड ई वेक्टर के बीच का एंगल बिटवीन दिस, इसके बीच का जो एंगल है थीटा जो होगा वो अगर 0 डिग्री है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू है और ये वेक्टर इधर है, तो दोनों का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इस केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है बच्चों। कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि फिर से ये अपने पोजीशन को मेंटेन कर ले, रिगेन कर ले, अपने पोजीशन को वो मेंटेन कर लेता है। नेट फोर्स तो 0 है, यहाँ पे देखिए अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें फोर्स कैसा लग रहा है, इधर, इसमें माइनस क्यू चार्ज है तो फोर्स कैसा लग रहा है, इधर। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, बट ये अपने पोजीशन को पुनः गेन कर सकता है। जैसे कि सोचिए अगर थोड़ा सा इसको ऐसे शिफ्ट कर दें, ये मार्कर है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ये डाइपोल को ऐसे घुमा दें, तो जैसे ही घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मान लो थोड़ा सा, तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे होगा, माइनस क्यू यहाँ होगा, तो फोर्स कैसे लगेगा इधर, ये माइनस क्यू कैसे लगेगा इधर। तो ये क्या करेगा, ये फिर से अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसे घूमने का चांसेस है, तो पुनः इस जगह पे आने का सिचुएशन है। अगर इसको ऐसे ले आएंगे तो ये फिर से ऐसे रिगेन कर सकता है, मतलब ये अपने पोजीशन को मेंटेन कर सकता है इस सिचुएशन में। कब, जब P एंड E वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तब। तो उस समय कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इसका डायरेक्शन 180 डिग्री हो जाए, मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्जेस हो जाए और यहाँ पे माइनस क्यू चार्जेस हो जाए, तो फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, माइनस क्यू चार्जेस यहाँ पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इसमें फोर्स का एक्सपीरियंस किधर होगा, इधर, और प्लस क्यू चार्जेस यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इसका किधर होगा, इससे। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसमें क्या होगा, इसमें कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये एक दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहा है एक दूसरे के इधर। तो इसको अगर हम लोग घुमाएंगे भी तो ये मतलब खींचा जा रहा है, आपस में इसको खींचा जा रहा है, तो ये घूमने का कोई चांसेस इसमें नहीं है। और मतलब यहाँ पे अगर हम लोग घुमाते भी हैं तो ये अपने पुनः पोजीशन को रिगेन नहीं करता है। ऐसे कर देते हैं, जैसे कि एग्जांपल समझिए, यहाँ पे ले आते हैं बच्चों इसको, तो प्लस क्यू यहाँ आएगा
माइनस क्यू यहाँ आएगा, तो फोर्स ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो पुनः ये अपने पोजीशन पे आया क्या, नहीं आया। तो इसलिए इस तरह के सिचुएशन को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दैट मीन्स पी एंड ई के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, मतलब पी वेक्टर एंड ई वेक्टर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर होगा। तो इस तरह से ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा बच्चों। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन को आपने कर लिया और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।